चलिए आज हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं और लास्ट टॉपिक है विभव मापी। समझिए इसे, विभव मापी। यदि आपके सिलेबस में ये है तो आपके 5 नंबर हैं। यदि आपके बोर्ड के सिलेबस में ये है तो पूरे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए ईमानदारी से समझिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे विभव मापी की। पिंटू कुमार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले समझिए कि विभव मापी होता कैसे है। हम जरा यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि विभव मापी बनता कैसे है। ये 1-1 मीटर के कुछ तार होते हैं, ये 6 या 10 तार होते हैं। 1 मिनट, 2, 4, 6, 8 और ये 10 तार। ऐसे 1-1 मीटर के 10 तार होते हैं। एक पूरे लकड़ी के बक्से पे ये 1-1 मीटर के 10 तार होते हैं। ये पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी। सभी तार या तो मैग्नीन के होते हैं या फिर कॉन्स्टेंटन के होते हैं। तो ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के वायर होते हैं। सृजन, गुड मॉर्निंग। सुनिए जरा, ये पॉइंट 1 है। एक स्केल यहां लगा होता है, एक स्केल इसमें ये 0 और ऐसे 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 अपन कर दें इसे, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर की बात करते हैं। एक स्केल यहां लगा होता है, इस स्केल में यहां 0 होता है और इधर पूरा स्केल बना दें तो ये 100 सेंटीमीटर होता है। ये 1-1 मीटर, ये थोड़ी सी जगह होती है, इसलिए इससे जरा भी कंफ्यूज मत होना। तो कितने वायर होते हैं? 1-1 मीटर के 10 वायर होते हैं। कुछ इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट होता है। अब सुनिए, इसका सैद्धांतिक चित्र बनाते हैं। फिर से बता रहे हैं हम, 10 मीटर लंबे वायर होते हैं। जब हम इसका सैद्धांतिक चित्र बनाते हैं तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ए और बी मतलब ये पॉइंट ए है और ये बी है। ये ए से बी तक पूरे 10 मीटर है। इसे हमने 10 मीटर सीधा बनाया है। ए से बी तक पूरा 10 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, ए से एक सेल लगाते हैं और इस सेल को अपन E1 बोल देते हैं और यहां हम लगाते हैं एक रिहोस्टोड, RH कहते हैं इसे। RH का मतलब हम यहां लिख रहे हैं, RH का मतलब होता है परिवर्ती प्रतिरोध। यदि आपने लैब देखी है तो आपको RH का मतलब समझ में आता होगा। ऐसा होता है, ये मिटा देंगे इसलिए समझ लो जरा। ये इस पे वायर होते हैं, ऐसे वायर लगे रहते हैं। एक कनेक्शन ये वायर से इधर हम कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ किया है, और ऊपर एक स्टील की राड होती है और स्टील की राड से एक मूवेबल पोर्शन होता है, दूसरा कनेक्शन इधर जाता है। इसको हम आगे और पीछे कर सकते हैं। इसे आगे लाए तो प्रतिरोध कम हो जाता है, उसे पीछे ले जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहां से हमारा करंट जाएगा तो इतने टन से होता हुआ, यहां से होता हुआ आगे चला जाएगा। यदि इसको हमने इधर कर दिया तो फैक्ट है कि इतने सारे टन से होके जाएगा और इधर जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी को हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं।
तो E1 यहाँ पे क्या है? E1 है हमारे पास प्रमाणिक प्रतिरोध, प्रमाणिक सेल। E1 है हमारे पास प्रमाणिक सेल, जिसका ईएमएफ हमें पता रहता है, जिसका विद्युत वाहक बल पता होता है। विभव मापी से हम क्या क्या करते हैं ये बात हम बताएंगे। किसी सेल का विद्युत वाहक बल पता करते हैं, पहली चीज। दूसरा, आंतरिक प्रतिरोध पता करते हैं। तीसरी चीज, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। तो हम जो पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट, किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ई ज्ञात करना। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो हम ये कर रहे हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई ज्ञात करना। सुनिए और समझिए। आपने यहां पे एक सेल लिया, ये सेल ई है। इसका विद्युत वाहक बल हमें नहीं पता है, हमें इस सेल का विद्युत वाहक बल पता करना है। ई का मतलब ये है प्रायोगिक सेल, और हमें ये पता करना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। प्रायोगिक सेल है, उसका विद्युत वाहक बल हम पता करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए जरा आप, यहां पे हम क्या करते हैं, इस सेल को हम लगाते हैं किससे, गैल्वेनोमीटर से। ठीक, अब बच्चों पूरी बात समझने वाली स्टार्ट होती है। यहां से एक एक बात आपको समझना है और सुनना है। देखिए, इस गैल्वेनोमीटर से हम जॉकी यूज करते हैं, परंतु उससे पहले एक बात हम आपको बताते हैं जो पेपर में आ सकती है। बच्चे पूछते हैं ना, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, तो हम बता रहे हैं। इस सेल की जो ये विभव मापी है ए से बी तक, इसकी जो कंडीशन है ना, वो E1 किसी भी हालत में E से बड़ा होना चाहिए। यानी प्रमाणिक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रयोग नहीं होगा। अब E1 इज ग्रेटर देन E, मतलब प्रमाणिक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल जिसे हमें ज्ञात करना है उसके विद्युत वाहक बल से बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा क्यों होना चाहिए? तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्यों, ये वाली चीज क्यों, तो ये बात अभी हम समझेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये प्रयोग होगा ही नहीं। तो ये हमने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है वहां पे, जिससे हम समझने वाले हैं। अभी नहीं, थोड़ा सा जब इसकी प्रयोग विधि समझेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। फिर से एक बार बता दें, 5 नंबर हैं यदि ये आपके सिलेबस में है तो। वैसे तो इस बार सीबीएसई में भी आ जाएगा ये। गैल्वेनोमीटर से हम कनेक्ट करते हैं जॉकी को, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं जॉकी को, और उससे हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे रख देते हैं। ये है जॉकी, और ये किस पॉइंट पे रखा हुआ है, J1। जॉकी का मतलब हमने बताया था ना, ऐसा होता है, इधर से कनेक्शन देके यहाँ पे रहता, बीच में प्लास्टिक रहता, उससे टच करके यदि यहाँ रखा तो ये सर्किट पूरा हो गया। जॉकी सबको पता है। परिवर्ती प्रतिरोध अलग अलग रीडिंग लेने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। चलो,
तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना, और ये हम ज्ञात करते हैं विभव मापी से। तो हमने जाकी को सबसे पहले J1 पे रखा है, और बच्चों ये भी डायग्राम बनेगा ही। ये रखा है जाकी को J1 पे फर्स्ट वायर में। एक बात और समझ लो आगे प्रैक्टिकल करने से पहले, ये लैब में भी है, आपके प्रैक्टिकल में भी है, वो करना पड़ता है। सुनिए, ये इस तार में आगे इस तरफ बढ़ते हैं तो ये फर्स्ट स्केल से रीडिंग लेंगे पहले तार की, परंतु दूसरा तार ऐसा चलता है तो इससे रीडिंग लेंगे, तीसरा इधर से आके फिर ऐसा चलता है तो ऊपर वाले से रीडिंग लेंगे। तो करंट ऐसी चलती है, तो आप लोग ध्यान रखें ये ऐसा और ऐसा। तो इस वाले वायर से कौन कौन से तार की रीडिंग लेते हैं? फर्स्ट, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9। इससे जो रीडिंग लेते हैं वो हम लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 की। दो स्केल होते हैं, दोनों से रीडिंग ली जाती है। यदि फर्स्ट वायर है तो ऊपर वाले स्केल की रीडिंग होगी, सेकंड वायर है तो नीचे वाले स्केल की रीडिंग होती है। लैब के लिए हमने आपको समझाया। हमने जॉकी को रखा है J1 पे, यानी फर्स्ट वायर पे। अब आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा। देखिए, E1 सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा भी है, तो यदि हम सर्किट की बात करते हैं तो E1 सेल की बात करेंगे तो फैक्ट है कि इसके सर्किट में ये पूरे 10 मीटर का वायर है। E1 का सर्किट ये है ऐसा, और E का सर्किट क्या है? ये छोटा सा, इसमें इतना सा वायर है। ध्यान दें बच्चों, ये ही सुनने और समझने वाली बात है। ये जो हमारा प्रायोगिक सेल है उसका सर्किट ये है, इतना लंबा वायर आ रहा है, यहीं के यहीं रखा है हमने A के पास, तो कम वायर आ रहा है, मतलब इसके सर्किट में प्रतिरोध कम है, जबकि इसके सर्किट में ये पूरा 10 मीटर का वायर आ रहा है तो प्रतिरोध ज्यादा है। तो फैक्ट है यार, इसके सर्किट में प्रतिरोध ज्यादा है और इसके में कम है, तो धारा E ही प्रभावित करेगा, क्योंकि इसके मार्ग में रुकावटें बहुत हैं। तो धारा कौन प्रवाहित करेगा? प्रायोगिक सेल। तो अब समझिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिद्धांत एवं सूत्र। सिद्धांत एवं सूत्र। चलिए, जॉकी को कहाँ रखा है? J1 पे। जाकी को रखा है J1 पे। चलो ऐसे बहुत से पार्ट बनाने पड़ेंगे अपने। सिद्धांत एवं सूत्र। अब हमने क्या लिखा है? जॉकी एट J1। जॉकी को कहाँ रखा है? J1 पे रखा है। प्रशांत सर के बच्चों का माइक खुला है। प्रशांत सर के बच्चे एक कोई माइक पे आओ, जल्दी से आओ फटाफट, फिर हमें MCQ भी करना है। प्रशांत सर के बच्चे कोई भी माइक पे आओ जल्दी। हेलो सर। हाँ बोलिए। बच्चों, एक बात बताओ कि जब हमने जॉकी को J1 में रखा है तो धारा ऊपर वाला सेल यानी E1 प्रवाहित करेगा कि नीचे वाला सेल प्रवाहित करेगा? बताओ। नीचे वाला सर। क्योंकि ऊपर वाले सेल के रास्ते में बहुत प्रतिरोध है, 10 मीटर लंबा वाला। आप भूले नहीं होगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। 10 मीटर है तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध रहता है, तो ऊपर वाला सेल बिल्कुल प्रवाहित नहीं करेगा धारा। तो इस समय में क्या होगा कि धारा E द्वारा प्रवाहित होगी, E द्वारा प्रवाहित होगी। जल्दी से धारा की दिशा बताओ, धारा की दिशा बताओ, बिना टेंशन के बताओ, गलती होगी तो हम सुधर पाएंगे। कैसी होगी धारा? प्लस से दूर जाती है ना? जी सर। ए से बी की ओर। पूरा बोलो, ये पूरा मार्ग बताओ कहां का जाएगी?
ई से चली कहां गई? ई से सर ए पे जाएगी और उसके बाद बी पर। बी पे क्यों जाएगी? कनेक्शन तो इधर है, बी पे क्यों जाएगी? सर जी पर आएगी, जी पर। ए से J1 पे आएगी, J1 से कहां जाएगी? जी पर। और जी से कहां चली जाएगी? फिर ई पर। यही सर्किट है बस। उधर आगे धारा फारा क्यों जाएगी? जब उसे करे, धारा और पानी एक से बहते हैं, हमने बताया है ना आपको। तो ई से ए से J1, J1 से जाएगी जी, और जी से फिर ई में आ जाएगी। इधर वाले उसमें तो जाएगी नहीं, इधर जाना होता तो ऊपर वाला नहीं भेज देता, ये E1 इज ग्रेटर देन ई है। तो धारा की दिशा होगी ई ए J1 जी, और फिर कहां आ जाएगी? ई। धारा गैल्वेनोमीटर में इधर से इधर जा रही है। चलो, J1 GE, मतलब धारा की जो दिशा होगी वो ऐसे करके इधर से इधर जा रही है इस केस में। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं सर, ये जॉकी का अर्थ बताइएगा, जॉकी क्या है? जॉकी एक कनेक्ट करने वाली चीज होती है, ये जॉकी होता है ये, और एक वायर इसमें यहां कनेक्टेड कर देते हैं, और ये अंदर से यहां पे कनेक्शन रहता है। जब जॉकी को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो यहां से वो कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यदि जॉकी को यहां रखा है मतलब ये इससे कनेक्ट हो गई है, समझ गए? तो जॉकी का मतलब केवल ऊपर प्लास्टिक का खोल रहता है, अंदर कनेक्शन रहता है, तो कनेक्शन से जॉकी को हम कर देते हैं। समझ गए? ये बात आ गई समझ में आदर्श? जी सर, आ गई, बहुत अच्छा। तो जॉकी जहां टच करेंगे वहीं से कनेक्शन बन जाएगा। जी सर। ये जो टीवी में भी सुधारने वाले लोग होते हैं उनके यहां देखना, जॉकी दिख जाएगा तुम्हें। अब सुनिए, J1 GE, तो माना जी में विस्थापन क्या हो गया? जी में विस्थापन हो गया, जी में विस्थापन किधर चल रही है? इधर से इधर, यानी कि लेफ्ट। जी में विस्थापन कहां हो गया? लेफ्ट, बाईं ओर। कब? जब जॉकी को हमने रखा J1 पर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? रानी, आरती, कोमल, नाजिया, सृजन, आराध्या, किसी को यहां तक पूछना है तो पूछो, क्योंकि ये एक बार समझने वाली चीज है। फ्री के 5 नंबर हैं ये। कोई नहीं पूछना तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसी जॉकी को उठाया, और इस जॉकी को उठा के यहां रख दिया J2 पे। मतलब अब उस जॉकी को हमने कहां रखा है? यहां। ये है वो आपका J2, ये J2 पे। मतलब इस वाले सेल के परिपथ में भी पूरे 10 वायर आ गए, लगभग 10 वायर आ गए। दोनों के परिपथ में 10 वायर आ गए जब हमने रखा J2 को। रानी अब बता बेटा कि अब धारा कौन प्रवाहित करेगा? मतलब ये जो हमारा था, हमने क्या लिखा? जॉकी एट J2। अब बताओ, J2 पे रखा तो दोनों सेलों के मार्ग में लगभग 10-10 मीटर हो गए। अब कौन धारा प्रवाहित करेगा बताओ? सर EGBAE। अब भी ये नीचे ही वाला करेगा, यस सर। ऊपर वाला नहीं करेगा। नहीं सर, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है ई से। नहीं, ई कम है, ये लिखा है हमने। ई छोटा है और ई E1 बड़ा है, और दोनों के मार्ग में लगभग बराबर प्रतिरोध है। अब बताओ, जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो धारा प्रवाहित करेगा कि जिसमें कम ताकत होगी वो धारा प्रवाहित करेगा? बता बेटा रानी। जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो धारा प्रवाहित करेगा। तो E1 करेगा ना? तो सर लागा है तो नीचे से ना, तो ऊपर से थोड़े। ये भी तो कनेक्शन है लड़की, ये पूरा हाँ। कनेक्शन है कि नहीं? ये पूरा। यस सर। फिर ये भी कनेक्शन है, ये भी इधर से कनेक्शन है जी से होता हुआ यहाँ।
दोनों कनेक्टेड हैं, तो जिसमें सर दम होगी वो धारा प्रवाहित कर देगा। तो E1 फिर हाँ, A अब सुनिए, अब हम बताते हैं। तो इस केस में धारा E1 से प्रवाहित होगी। अब इसका आंसर भी लिख रहे हैं, E1 से प्रवाहित होगी, क्योंकि दोनों के परिपथ में लगभग समान प्रतिरोध हैं, लगभग समान प्रतिरोध हैं। हमें ज्ञात है कि E1 इज ग्रेटर देन E। ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि E1 इज ग्रेटर देन E नहीं होता तो फिर धारा नीचे ही वाला प्रवाहित करता। E1 बड़ा है। अब बोल रानी, धारा की दिशा बोल। सर E1 बिल्कुल E1, A बिल्कुल सही, E बिल्कुल सही, और G वेरी गुड। J2 के बाद B और B के बाद फिर क्या हो जाएगा? 1। E। अब सब बच्चे ध्यान दें कि जब धारा यहां से बहेगी तो इधर नहीं जाएगी, इधर 10 मीटर लंबा वायर बैठा है, वो इस सेल के अंदर से निकल जाएगी। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो वो ये वाला मार्ग नहीं अपनाएगी। तो E1 A E G J2 B, B से फिर E1 पे चली जाएगी। इस बार देखो धारा इधर गई, इस बार धारा इधर गई दूसरी दिशा में। ये सेकंड केस में धारा इधर गई, फर्स्ट केस में धारा इधर जा रही थी। तो G में विस्थापन कितना होगा? G में विस्थापन अब उल्टा हो जाएगा, G में विस्थापन बराबर हो जाएगा राइट। ओके, अब सब बच्चे ध्यान दें कि J1 पे लेफ्ट हो रहा है, J2 पे राइट हो रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर होगी जहां पे ना तो लेफ्ट होगा और ना ही राइट होगा। बीच में कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर होगी जहां पे विस्थापन ना तो लेफ्ट होगा और ना ही राइट होगा। तो हम मान लेते हैं इसी जॉकी को उठाया और हमने रख दिया J पे। यहां है वो कहीं J, बीच में आएगा J। हमने यहां पे, अब हम अलग कलर से लिखते हैं, जॉकी एट J का मतलब है उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु। और उदासीन बिंदु का मतलब क्या है? G में जो विस्थापन है वो है 0। क्यों? क्योंकि J1 पे वो लेफ्ट दे रहा था, J2 पे राइट दे रहा था, तो इधर से इधर लेते जाएं तो राइट कम होता जाएगा। धीरे धीरे एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पे विस्थापन 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ? देखो, ये 10 मीटर लंबे वायर थे, इधर विस्थापन कहां दे रहा था? लेफ्ट। जब हम जॉकी को इधर लेके चलें, धीरे धीरे लेफ्ट कम होता जाएगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल 0 हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो अब राइट होने लगेगा। तो जहां 0 होगा वो उदासीन बिंदु है। ओके, ये बात सबको समझ में आई है? यस, नाजिया ने बोला यस, आराध्या ने भी यस बोला है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। जॉकी एट J उदासीन बिंदु और G पे विस्थापन कितना हो गया? 0। यही हमारी रीडिंग होती है। अब बच्चों, इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सबसे दमदार और इंटरेस्टिंग बात, यदि J पे विस्थापन हो रहा है, J पे विस्थापन नहीं हो रहा, सॉरी, यदि J पे विस्थापन नहीं हो रहा है, तो J पे विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है परिपथ में धारा नहीं बह रही। और बच्चों पता है जब परिपथ में धारा नहीं बहती तो सेल का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। संतुलन बिंदु का मतलब यह है, अच्छा एक गलतफहमी मत रखना कि हमारे पास 3 जाकी होते हैं, एक ही होते हैं। पहले J1 पे रखा था, फिर उससे उठा के J2 पे रखा था, फिर J पे रखा था। समझ गए? तो फाइनली इसका मतलब क्या है, ये सेल धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है, जाकी का रखा है J पे। इसका मतलब यह है कि ए जे के बीच जितना विभवांतर है वो ही ई का विद्युत वाहक बल होगा। सुनना, क्योंकि विभवांतर और विद्युत वाहक बल बराबर नहीं होगा तो धारा बह नहीं जाएगी। धारा बहती है जब विभवांतर में अंतर होता है। तो मतलब सीधी सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं हम यहाँ पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझ में आना चाहिए। तो ए और जे के बीच में इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल और ए जे के बीच में विभवांतर के बराबर है। मतलब यहां पे क्या होगा, सेल ई का विद्युत वाहक बल बराबर ए जे के मध्य विभवांतर। बताओ जरा, बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? यदि ए और जे के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होता तो सेल करंट नहीं भेज देता कहीं पे भी। इसका मतलब यह है कि ए और जे के बीच में जो विभवांतर है वो ई का विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर होगा रो, और ये वाली दूरी हम मान लेते हैं एल, रो इंटू एल। रो क्या है, रो क्या है? वेरी गुड, रो है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब क्या है, प्रति एकांक लंबाई का विभव। यहां पे रो क्या है, रो बराबर है विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। हम यहीं लिख देते हैं, रो बराबर प्रति एकांक, हमने प्रतिरोध बोल दिया था, गलत, प्रति एकांक लंबाई का विभव, और इसे ही हम कहते हैं विभव प्रवणता। बोलिए बच्चों, कौन पूछ रहा है? प्रशांत सर के बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, बताएं, बोलो। परमाणु प्रतिरोध क्या होता है? एक बात सुन बेटा, ये जो प्रमाणिक सेल या प्रमाणिक प्रतिरोध होता है ना, जो हमें ज्ञात होता है जब हम वो प्रतिरोध लगा के दूसरे प्रतिरोधों की बात करते हैं तो उसे प्रमाणिक प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रमाणिक सेल, ये E1 जो है ना वो ज्ञात रहता है। E1 क्या रहता है, ज्ञात, और E क्या है, इसे हमें ज्ञात करना है। इससे हम क्या करते हैं, ज्ञात करना है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तूने उस पे नहीं, ये समझ में आ गया बेटा? E बराबर रो एल समझ में आ गया? प्रशांत सर के बच्चों जल्दी बोलो। यस सर। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और ये फार्मूला आ गया हमारे पास। रो विभव प्रवणता है, एल लंबाई है। तो हमें ये समझ में आ गया कि E1 यदि E से बड़ा नहीं होगा तो जाकी को J1 पे रखें या J2 पे रखें, धारा यही प्रवाहित करेगा। गैल्वेनोमीटर में कभी नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यहां लिख भी दिया है हमने। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, और वो है विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है विभव मापी के द्वारा, ये दूसरा है, के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना।
अब जब ये आएगा आपको करने के लिए, तो पता है आपको सबसे पहले तो ये करना ही पड़ेगा, ये सिद्धांत है। वो पूछा जाएगा तो सबसे पहले ये डायग्राम बना के ये सिद्धांत करना है, और यहां लिखेंगे सिद्धांत एवं सूत्र E इज इक्वल टू रो इनटू एल। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना आएगी, तो पहले ये पूरा करना पड़ेगा, ये डायग्राम भी बनेगा, फिर दूसरा डायग्राम बनेगा। अब हम दो सेल यूज करेंगे। देखिए ये हो गया आपका वो विभव मापी ए और बी, यहां पे आपने लगा दिया E, ये लगा दिया रेयोस्टोड, रेयोस्टोड से आपने ये यहां कनेक्टेड कर दिया, RH है, इसका E मान रहे हैं, और E क्या है, प्रमाणिक सेल। प्रमाणिक सेल का मतलब समझने के बारे में हमें जानकारी है, जिसका उपयोग करके हम दूसरी चीजों की जानकारी ले रहे हैं, वो प्रमाणिक होता है। इट इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, यानी वेल नॉन रेजिस्टेंस, जिसे हम अच्छे से जानते हैं वो प्रमाणिक है, जो सिद्ध है उसे प्रमाणिक कहते हैं। चलिए ये हमारे पास ए और ये था बी। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक सेल हमने लगा दिया E1 वाला, और एक और सेल यहीं लगाएंगे E2 वाला, और यहां से एक कनेक्शन ये है, एक कनेक्शन ये है, एक कनेक्शन ये ओपन है अभी कनेक्शन, यहां पे लगा G, और G से लगा होगा आपका J। ध्यान से दे, इसे बोलते हैं टू वे की, दो जगह जाता है। अब सुनना बच्चों, वो तो हो गया आपका सिद्धांत और सूत्र, तो हो गया है सिद्धांत और सूत्र, तो सबने समझ लिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। सिद्धांत और सूत्र समझ लिया है। अब हम क्या करें, सबसे पहले ये वाला कनेक्शन जोड़ दें। E2 कनेक्शन से बाहर है, E1 कनेक्शन में है। मान लो उदासीन बिंदु आ रहा है J1 पर। सबसे पहले हम लिखेंगे E1 इन सर्किट, यानी कनेक्शन में है, E1 इन सर्किट। माना उदासीन बिंदु L1 दूरी पर आता है। तो फार्मूला हमें मालूम है कि E1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी निकाला है, E इज इक्वल टू रो L हमने निकाला था। बेटा सीधी सी बात यह है कि ये जो कनेक्शन है ना, रुक जा जरा, 1 मिनट में बता रहे हैं, फिगर समझा रहे हैं। बिल्कुल, यहां पे एक की होती है हमारे पास, यहां पे एक टू वे की होती है, और ऐसा कनेक्शन होता है, ऐसी टू वे की होती है, एक स्विच होता है। इन दोनों के बीच हम चालू कर सकते हैं तो E1 सर्किट में आ जाएगा, इन दोनों के बीच चालू कर सकते हैं तो E2 सर्किट में आ जाएगा। तो हम जब चाहें जब E1 को परिपथ में ले आएंगे। यदि मान लो हमने ये कनेक्टेड कर दिया तो कौन सर्किट में आ गया, ये वाला सर्किट में आ गया, E1, E2 नहीं है। और यदि हम ये कनेक्टेड कर देंगे तो E2 सर्किट में आ जाएगा, E1 बाहर हो गया। तो ये सिंपल सी चीज है, तो समझ में आया। तो सबसे पहले हमने ये कनेक्टेड किया था, E1 सर्किट में था, तो उदासीन बिंदु आएगा, और हमने मान लिया कि L1 पे आएगा। फार्मूला हमें पता था, दूरी L1 पे आ रही है। अब हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इसको नाम दे दें, हम इसको नाम दे दें हम X, Y और Z। तो E1 सर्किट में कब होगा, जब हमने कनेक्शन कहां किया, X to Z, ये कनेक्शन। अब सेकंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस E2 इन सर्किट, E2 इन सर्किट। तो हम क्या कर रहे हैं, बाय टू जेड कर रहे हैं। अब हमने ये कनेक्शन हटा के, अब हमने ये कनेक्शन कर दिया, और ऊपर वाला कनेक्शन हटा दिया, ये वाला कनेक्शन हटा दिया हमने, ये सुनिए, ये वाला कनेक्शन हटा दिया और ये वाला कनेक्शन कर दिया। E2 इन सर्किट कहां से कहां तक किया है, बाय टू जेड। अब दूसरा सेल है,
तो हमें उसके बारे में जो उदासीन बिंदु मिलेगा वो उदासीन बिंदु हमें माना E2 इन सर्किट, माना उदासीन बिंदु, माना उदासीन बिंदु L2 पर है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। अब हम क्या कर दें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा E1 अपान E2 इज इक्वल टू रो L1 अपान रो L2। रो से रो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। ये हमारे पास सर्किट आ गया। चलिए, तो हम फिर से बोल रहे हैं कि यदि ये आता है, यदि ये आता है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको पहले वो सिद्धांत वाला तो करना ही होगा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरा और लास्ट एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक। तो समझो कैरियर बनाना है यार आपको। अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, विभव मापी के द्वारा, विभव मापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। डायग्राम वही बनेगा, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, यहां पे आपने लगा दिया है, अब E1 लिखते हैं, और ये आपका लगा है RH, और ये यहां पे। अब आप देखिए जरा, एक बार में समझना, ये E लगाया है और यहां लगा दिया हमने प्रमाणिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें हम प्रमाणिक प्रतिरोध अप्लाई करेंगे, और इन दोनों के कनेक्शन आपस में कर दिए, और यहां से हमने लिया गैल्वेनोमीटर, और मान लो वो कहीं आ रहा है जे पे। अब सुनना, जब ये भी क्वेश्चन आएगा तो वो पहला वाला, हम फिर से बता रहे हैं, ये वाला तो पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सिद्धांत और सूत्र है। फिर आप आगे बढ़ेंगे और उसे करेंगे, फिर आप आगे बढ़ के उसे करेंगे। अब सुनना, हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं केस फर्स्ट, आरबी। आरबी का मतलब क्या होता है, आरबी का मतलब होता है प्रतिरोध बॉक्स। आरबी का मतलब प्रतिरोध बॉक्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आरबी में अनंत ओम का प्रतिरोध, अनंत ओम का प्रतिरोध अप्लाई करते हैं, अनंत ओम का प्रतिरोध लगाते हैं, बोल देते हैं, लगाते हैं। हम तुम्हें बताते हैं अनंत ओम का प्रतिरोध कैसे लगेगा। इस डब्बे में, इस डब्बे में ऐसा डब्बा होता है और इसमें बहुत से ये वो लगे रहते हैं स्विच, ऐसे करके बहुत से, किसी पे अनंत ओम लिखा उसे निकाल दो तो ये अनंत ओम का प्रतिरोध लगाते हैं। तो अनंत ओम का प्रतिरोध लगाते हैं जिससे प्रतिरोध बॉक्स, अनंत ओम का प्रतिरोध मतलब उसमें से धारा जाएगी ही नहीं, इसमें अनंत ओम लगा तो इधर धारा जाएगी ही नहीं, जिससे प्रतिरोध बॉक्स परिपथ से बाहर हो जाता है, परिपथ से बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। आपको बता दें, स्मॉल आर का फार्मूला है E/V -1 × R।
ये हमें हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध हमने किया है, पिछली क्लास में किया हुआ है ये हमारा, है ना। तो सुनिए, आरबी प्रतिरोध बॉक्स में अनंत ओम का प्रतिरोध लगाते हैं जिससे प्रतिरोध बॉक्स परिपथ से बाहर हो जाता है, केवल सेल हमारा चलता है। माना इस स्थिति में संतुलन बिंदु L1 दूरी पर आता है। तो E बराबर हो जाएगा रो L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सुनना जरा इंपॉर्टेंट बात के सेकंड में हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स आरबी में कोई ज्ञात प्रतिरोध R मान लेते हैं, आरोपित किया जाता है या निकाला जाता है, किया जाता है। अब सुनना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, सुनना ही सुनना है। अब कुछ धारा इधर से प्रतिरोध बॉक्स में चली जाएगी, कुछ धारा आगे से जाएगी। अब सेल ई के कारण धारा नहीं बहेगा, क्योंकि ई के कारण धारा तो प्रतिरोध बॉक्स नहीं होता तब बहती है। अब उसका कुछ एनर्जी आरबी में बर्बाद हो जाएगी। और आपको पता अधिकतम विद्युत वाहक बल ही ई होता है, परंतु जब उसका कुछ विद्युत वाहक बल इसमें व्यय हो जाएगा तो ई नहीं बोलेंगे, वी बोलेंगे। तो हमने ज्ञात प्रतिरोध आर निकाला। आर क्या होता है? 1 2 3 4 5 ओम, कुछ भी हो सकता है आर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो भी निकाला है। अब ई नहीं लिख सकते क्योंकि ई से धारा नहीं बह रही है, ई के कम से बह रही है, इसे वी लिखते हैं। जब विद्युत वाहक बल कम हो जाता है तो उसी को वी कहते हैं, विभवांतर। अधिकतम विभवांतर ही तो विद्युत वाहक बल होता है, आरोपित किया जाता है। माना इस स्थिति में संतुलन बिंदु L2 पर आता है। अब हम E नहीं लिखेंगे, E की जगह V लिखेंगे। V इज इक्वल टू रो L2। क्यों E क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें E से धारा नहीं बहेगी, E कुछ कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स कमी कर देगा, तो E की जगह वो V हो जाएगा। E कम हुआ तो V बन जाता है, सीधा पता है हमें। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमें R पता है, R हमने निकाला है, ठीक है। हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू E अपान V माइनस 1 इंटू R होता है। और समझो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। यूज करें फर्स्ट, सेकंड एंड 3, 1 2 3 यूज करें तो R बराबर हो जाएगा, E की जगह क्या लिखेंगे? रो L1। V की जगह क्या लिखेंगे? रो L2 माइनस 1। R हमें पता है, रो से रो कैंसिल हो गया, तो R बराबर आ गया L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R। ये हमारे अज्ञात प्रतिरोध हमने इससे विभव मापी के द्वारा ज्ञात कर लिया है। तो ऑफिशियली धारा विद्युत कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो गया है। अब किसी को कोई टॉपिक पूछना है तो अब पूछ सकता है, जो पूछना है पूछो। मारुति कुमार। हेलो सर। हाँ बोलो सर प्रतिरोध वाष्प बता दीजिएगा फिर से। प्रतिरोध बॉक्स। हाँ, प्रतिरोध बॉक्स एक प्रतिरोध लगाने का डब्बा होता है, ऐसा डब्बा होता है थोड़ा सा बड़ा, इसमें लगे रहते हैं अलग अलग प्रतिरोध। जो स्विच निकाल देते हैं वो प्रतिरोध सर्किट में लग जाता है,
समझ गए? जो भी स्विच निकालेंगे वो प्रतिरोध सर्किट में लग जाता है। जब इससे अनंत निकाला तो ये बाहरी हो जाता है, तो ई निकलता है। जब इससे ज्ञात निकालते हैं तो फिर इसकी कुछ धारा इधर चली जाती है, तो ई नहीं बचता, ई मर जाता है, फिर वो बन जाता है भी। चलिए, नमस्कार।